मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम देख रहे थे जो अगस्त माह के अंदर एमए ज्योग्राफी के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन प्रश्नों की श्रृंखला के अंदर हमने कृषि भूगोल, भारत का वृत्त भूगोल तथा औद्योगिक भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस कर लिया था। आज हम नगरीय भूगोल जो एमए प्रीवियस का 6th पेपर है अर्बन ज्योग्राफी, तो 2021 के अकॉर्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके अंदर बनते हैं, उनके अंदर भाग ए और ब यानी ए और बी, जिसमें ए पार्ट के अंदर 7 क्वेश्चन आएंगे, बी पार्ट के अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे और सी पार्ट के अंदर 1 क्वेश्चन आएगा। तो मैं विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन प्रश्नों की आप घर पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर 1.5 घंटे के अकॉर्डिंग देखिए तो थोड़ा लेंथी है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से इसमें बढ़िया स्कोर होगा। दूसरी बात, ये पेपर है मेरे साथी पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि इसमें एग्जाम की तैयारी आपकी चल रही है, तो मैंने सोचा भी इसके अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए जाए। इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पिछले साल इस पेपर के अंदर यानी कई स्टूडेंटों के पेपर ड्यू रहे थे, यानी सभी एमए के अंदर सबसे यानी खराब पेपर था ये नगरीय भूगोल। पता नहीं कैसे, बिल्कुल इजी प्रश्न है, हालांकि मैं इसको पढ़ाता नहीं हूँ। मैंने पिछले 3 सालों के पेपर, जिसमें 2018 का जो पेपर है उसका विश्लेषण किया है, उसमें यानी पैटर्न ये नहीं था। 2019 के अंदर जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को आधार बना है। इसके अलावा 2020 के अकॉर्डिंग यानी इसके अंदर पिछले साल कौन कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं, कौन से नए प्रश्न बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग यानी ये 15 प्रश्नों का एक ए और बी पार्ट का पोर्शन बनाया है। इसके बाद हम सी पार्ट में करेंगे। तो इन प्रश्नों को आप बढ़िया तरीके से लिखित रूप में थोड़ा घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से बढ़िया नंबर इसके अंदर आएंगे। तो अपने नगरीय भूगोल अर्बन ज्योग्राफी एमए फाइनल का 6th ए भाग का हम आज विश्लेषण करेंगे। तो देखिए इसके अंदर जो प्रश्न है वो ए और बी पार्ट के अंदर है, जिसमें ए को आपको पता है कि शब्द सीमा लगभग 60 से 70 शब्द रहेगी, क्योंकि पिछली बार के अकॉर्डिंग अब की बार 3 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, 2 नंबर वाला। इसके अलावा यदि हम देखें जो बी पार्ट है वो लगभग प्रश्न 10 के आसपास नंबर का बन जाएगा, तो उसकी शब्द सीमा भी 200 से 250 शब्द हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग प्रश्न को मर्ज करना है और बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी करनी है। चलो अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मास्टर प्लान पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए किसी भी नगर का मास्टर प्लान बनाते इसमें क्या क्या कार्य योजनाएं होनी चाहिए। वो मास्टर प्लान भावी नगर के विकास के मद्देनजर रखते हुए वहां की नगरीय आबादी, वहां के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और वहां के शैक्षिक दृष्टिकोण से रखते यानी कई व्यापक मापदंडों के आधार पर यानी मास्टर प्लान बनाया जाता है। हालांकि मैं बात करूं, मास्टर प्लान किसी भी इंस्टीट्यूट का हो सकता है। वे इंस्टीट्यूट की प्लानिंग, भविष्य की क्या प्लानिंग है, उसके अंदर आगे कौन किस क्षेत्र में विस्तार करना है, मानव श्रम शक्ति जो कार्यशील मानव श्रम शक्ति है उसका किस तरीके से यूटिलाइज करना है और किस तरीके से प्रशासन चलाना है, वो सारी की सारी चीजें किसमें आ जाती है, मास्टर प्लान। हालांकि अपना जो विषय है नगरीय भूगोल, तो नगर के मास्टर प्लान पर हम डिस्कस करेंगे, नहीं कि अन्य प्रकार के कई प्रकार के मास्टर प्लान होते हैं। तो चलो अपने आगे बढ़ते हैं। मास्टर प्लान बेसिकली होता क्या है। तो मास्टर प्लान के अंदर देखें, कोई भी नगर है, नगर के अंदर सुधार हेतु जो व्यापक रूप से जो विस्तृत नियोजन के लिए जो एक प्लान बनाया जाता है, और उस प्लान को ही क्या कहते हैं, मास्टर प्लान कहते हैं।
और मास्टर प्लान के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रस्तावों की क्या बनाई जाती है, एक रूपरेखा बनाई जाती है और उस रूपरेखा के अंदर यानी क्या रखा जाता है, नगर की जो वर्तमान दशा में कैसे सुधार लाया जाए, उस नगर के अंदर देखें आगे भावी संभावनाएं किस के लिए क्या क्या प्लानिंग है, वो सारा व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। जैसे अपने छोटे से उदाहरण देंगे, चंडीगढ़ का जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान के आधार पर यानी हम इसका विश्लेषण करेंगे। जैसे चंडीगढ़ है, उनका मास्टर प्लान 1950 के अंदर बन गया था। उसके बाद 1952 के ली कार्बूजियर ने उसका यानी मैप तैयार किया और उसके बाद मास्टर प्लान के अंदर क्या रखा गया, ये एक साइड के अंदर रिहायशी क्षेत्र जिसके अंदर सेक्टर बनाए गए, चौड़ी सड़कें और बिल्कुल प्री प्लान के तहत बनाया गया। जैसे इसके अंदर दिखाया गया है, ये क्षेत्र है, ये सुखना यानी मुख्य रूप से क्या है, नदी है। सुखना नदी, एक तरफ तो सुखना नदी, दूसरी तरफ देखें तो पटियाला नदी के मध्य क्या है, चंडीगढ़, जो हरियाणा और पंजाब की बेसिकली क्या है, राजधानी है। और आगे जाते तो सुखना झील का भी निर्माण होता है। तो उस सुखना झील और इस साइड देखें सुखना नदी और पटियाला नदी के मध्य यानी चंडीगढ़ का मास्टर प्लान ली कार्बूजियर ने मुख्य रूप से क्या है, तैयार किया और इसे मास्टर प्लान बनाया गया था। इसमें जैसे इधर वाला जो क्षेत्र है, ये भावी रिहायशी क्षेत्र के लिए जगह निश्चित की गई। इसके अलावा यहाँ ऊपर देखें प्रशासनिक केंद्र भी प्रमुख रूप से बनाए गए प्रशासन को चलाने के लिए। इसके लिए शिक्षा का जो सेक्टर था, शिक्षा के क्षेत्र के लिए अलग से व्यवस्था की गई। व्यावसायिक केंद्र अलग से मुख्य रूप से क्या है, इसके अंदर बनाए गए। इसके अलावा यदि हम देखें औद्योगिक केंद्र अलग बनाए गए रिहायशी क्षेत्रों से, जिससे वहां पोल्यूशन की समस्या है वो प्रमुख रूप से नहीं हो सके। और बीच में सेक्टर बना दिए गए और सेक्टर के अंदर रिहायशी क्षेत्र कॉलोनियां बना दी गई। उसमें भी बिल्कुल बाकायदा बढ़िया तरीके से प्लानिंग के तहत इसका किया गया। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के व्यवसायिक केंद्र, तो इस प्रकार भावी विकास के लिए ध्यान में रखते हुए जब किसी नगर के अंदर सुधार हेतु व्यापक विस्तृत नियोजन कर एक मास्टर प्लान तैयार किया जाता है और उस मास्टर प्लान के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों की रूपरेखा होती है और जो नगर की वर्तमान दशा को सुधारने के लिए तैयार किया जाता है मास्टर प्लान। तो भारत का पहला जो मास्टर प्लान था वो था मुंबई के अंदर। मुंबई में सर्वप्रथम 1915 में मास्टर प्लान तैयार हो गया था। उसके बाद यानी कई नगरों का मास्टर प्लान बना, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का मास्टर प्लान भी बना। अपने राजस्थान के अंदर जयपुर नगर है, तो जयपुर नगर के अंदर 1727 में सवाई जयसिंह ने विद्याधर भट्टाचार्य के नेतृत्व के अंदर जयपुर का मास्टर प्लान बनाया और उसमें यानी व्यवस्थित करने का कार्य किया। तो इस प्रकार किसी भी नगर का मास्टर प्लान बनाते समय उसके अंदर भावी यानी रिहायशी क्षेत्र के विकास के लिए भी, प्रशासनिक केंद्र के लिए भी, शिक्षा सेक्टर के लिए भी, औद्योगिक केंद्र के लिए औद्योगिक केंद्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा वहां पर व्यावसायिक केंद्र, फिर रिहायशी क्षेत्रों के अंदर वहां समुचित व्यवस्था की जाती, उसकी पानी की समुचित व्यवस्था यानी पानी निकासी की व्यवस्था भी इसके अंदर होनी चाहिए। तो यानी बहुत सी व्यापक दृष्टिकोण से एक प्लान तैयार किया जाता है, उसको ही क्या कहते हैं, मास्टर प्लान। तो ये तो नगर का मास्टर प्लान है। किसी संस्था का भी सुचारू रूप से चलाने के लिए भी मास्टर प्लान हो सकता है। तो ये हमने देख लिया मास्टर प्लान। तो मास्टर प्लान 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो अब 9 नंबर का हो गया, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, निश्चित रूप से ये प्रश्न आने वाला है। तो इसके अंदर पर्टिकुलर पूछा भी जा सकता है, चंडीगढ़ के मास्टर प्लान का विस्तार से अध्ययन कीजिए या जयपुर के मास्टर प्लान पर टिप्पणी कीजिए, तो उस तरीके से भी इसको पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 हमने देख लिया मास्टर प्लान।
यदि शॉर्ट में मास्टर प्लान को यदि हमें 2 नंबर में तैयार करना है तो नए नगर के सुधार हेतु जो व्यापक विस्तृत नियोजन को ही क्या कहते हैं, मास्टर प्लान कहते हैं। और मास्टर प्लान में कई प्रकार के यानी प्रस्तावों की रूपरेखा बनाई जाती है जो नगर की वर्तमान दशा में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। जैसे वर्षा ऋतु में अपने राजगढ़ी में पानी भर गया तो उसके अंदर निकासी की जो समुचित व्यवस्था के लिए भविष्य में मास्टर प्लान यानी बनाया जाए। तो छोटे नगरों में भी मास्टर प्लान बनने लगे ताकि उसकी एक व्यावसायिक केंद्र, चौड़ी सड़कें, कई प्रकार की उसके अंदर कार्य योजनाएं अपनाई जाती है। तो ये हो गया मास्टर प्लान। दूसरा आता है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीबीडी। तो सीबीडी के अगर देखें तो इस मैप के माध्यम से हम समझेंगे भी कोई भी नगर है, इस नगर के अंदर यानी ये जो सीबीडी कहां से निकल गया है, पहले तो अपने इस पर डिस्कस करते हैं। यानी एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे बर्गेस ने सकेंद्रीय वलय सिद्धांत दिया भी कोई नगर के यानी विकास के लिए उन्होंने कहा कि नगर के चारों ओर लगभग 10 पेटियां पाई जाती है और उस पेटियों के अंदर अलग अलग प्रकार की व्यावसायिक और कई प्रकार की निम्न श्रेणी के मकान, उच्च श्रेणी के रिहायशी क्षेत्र, थोक हल्के व्यापार के क्षेत्र, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, तो कई उसी में से एक है यानी सीबीडी। तो सीबीडी के से तात्पर्य है यानी नगर के मध्यवर्ती वाला जो भाग होता है, नगर के मध्यवर्ती भाग जो नगर की महत्वपूर्ण या यूं कहें नगर का जो हृदय स्थल कहलाता है। और उस हृदय स्थल की खास विशेषता ये होती है कि उस केंद्र के अंदर यानी मेन मार्केट होता है। थोक व्यापार की उस क्षेत्र के अंदर, उस सीबीडी के अंदर क्या होती है, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र के अंदर क्या होती है यानी थोक व्यापार की दुकानें होंगी। उस क्षेत्र के अंदर बड़ा थिएटर्स भी होगा, उसके अंदर होटल की कल्पना भी की है बर्गेस ने। उसके अंदर व्यापारिक के फुटकर व्यापार के केंद्र भी होंगे, बड़े बड़े प्रतिष्ठान भी होंगे और खुदरा व्यापार उस क्षेत्र के अंदर होगा। ऊंची ऊंची उस क्षेत्र के अंदर इमारतें या बहुमंजिला इमारतें उसमें होंगी। आवासीय क्षेत्र यहाँ पर नहीं होगा, व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। तो ऐसी जो इकाई है उसको केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र सीबीडी के नाम से भी इसको परिभाषित किया जाता है। तो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को यानी हैरोल्ड कॉटर ने भी परिभाषित किया है, उसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को एक ऐसा संरचनात्मक केंद्र माना जाता है जिसके चारों ओर शेष नगर की संरचना होती है। क्या कह दिया इसने, हैरोल्ड कॉटर ने, कि केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र एक ऐसी संरचनात्मक केंद्र होता है जिसके चारों ओर क्या है, नगर की संरचना होती है। यानी बाह्य क्षेत्रों पे नगर, जैसे कोई बड़ा अपना नगर है, राजगढ़ के अंदर यानी शादुलपुर है, शादुलपुर के आसपास नगरियां बसेगी और उनका विस्तार होता गया तो वो केंद्रीय क्षेत्र है। जैसे अपना शीतला चौक है वो केंद्रीय सेंटर क्षेत्र है, उसके सीबीडी के आसपास वहाँ व्यावसायिक दुकानें मिलेंगी, वहाँ बहुमंजिला इमारतें मिलेंगी, उस क्षेत्र के अंदर व्यापारिक प्रतिष्ठान मिलेंगे, खुदरा व्यापारिक क्षेत्र मिलेंगे या थोक दुकानें मिलेंगी, ऊंची ऊंची इमारतें मिलेंगी और महंगी भूमि मिलेगी। वो क्षेत्र क्या होता है, सीबीडी, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। तो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र किसी भी नगर का मध्यवर्ती भाग होता है और उस मध्यवर्ती भाग को उस नगर का हृदय स्थल कहा जाता है। और हृदय स्थल की विशेषता होती है कि उसमें थोक की बड़ी दुकानें होंगी, थिएटर्स होंगे, उसमें बड़े होटल्स होंगे, व्यापारिक प्रतिष्ठान होंगे, खुदरा व्यापार होगा, बहुमंजिला इमारतें होंगी। तो वो क्षेत्र कहलाता है सीबीडी, तो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये 2 नंबर के प्रश्न के रूप में इसको पूछा जा सकता है। अब आता है नगरीय भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो नाम से शब्द है
ये नगरीय भूगोल, जिसमें नगर के विभिन्न प्रकार की प्लानिंग, कई प्रकार की कार्य योजनाओं का अध्ययन करते हैं, उसके अंदर यानी वो चित्र नगरीय भूगोल। तो नगरीय भूगोल को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि नगरीय जो भूगोल है एक विशेष प्रकार की क्या होती है भाई, बस्ती होती है, और बस्ती में क्या मिलती है, अधिक विविधताएं देखने को मिलती है, विविधता रखने वाली होती है वो बस्ती। और ऐसी बस्ती को क्या कहते हैं, नगरीय यानी भूगोल को रूप में परिभाषित किया जाता है। नगरीय भूगोल को ग्रिफिथ टेलर ने परिभाषित करते हुए कहा कि नगरीय भूगोल में नगर का बसाव स्थान, नगरीय भूगोल में नगर का पर्टिकुलर बसाव स्थान, उसका प्रादुर्भाव कैसे होता है, यानी उसकी व्युत्पत्ति कैसे होते हैं, तथा उसका वर्गीकरण का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। यानी नगरीय भूगोल की एक नवीनतम शाखा है, जिसमें नगर की संरचना कैसी हो, नगर का व्यावसायिक प्रतिरूप, नगर के अंदर सन्नगर, नगर माल और विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाओं में जिस भूगोल का अध्ययन किया जाता है वो नगरीय भूगोल है। तो नगरीय भूगोल को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि नगरीय भूगोल का एक विशेष प्रकार की बस्तियों का अध्ययन किया जाता है, और ये बस्ती व्यावसायिक होती है, ये क्या है, शहरों के रूप में होती है, ये बस्ती बहुत ही विविधता रखने वाली होती है। तो नगरीय भूगोल को ग्रिफिथ टेलर ने भी परिभाषित किया है कि नगरीय भूगोल में नगर के बसाव स्थान तथा उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ तथा उसमें रहने वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई धार्मिक केंद्र के आसपास अयोध्या है, धार्मिक केंद्र हो गया, उज्जैन है, हरिद्वार है, तो ये उसकी केंद्र के आसपास यदि जनसंख्या का जमाव बढ़ता जाता है और वो एक मुख्य रूप से क्या है, एक नगर का रूप ले लेता है। तो नगर भी कई प्रकार के होते हैं, राजनीतिक नगर जैसे दिल्ली है, प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से आता है, कई शैक्षिक नगर होते हैं जैसे अपना पिलानी शैक्षिक नगर के अंदर आता है, कोटा शैक्षिक नगर के अंदर प्रमुख रूप से क्या, उडुपी शैक्षिक नगर। तो इस प्रकार यानी नगरीय भूगोल के अंदर नगर के अंदर भूगोल की एक विशेष प्रकार की बस्तियों का अध्ययन किया जाता है। बस्ती बहुत ही विविधता और लिए हुए होती है, और इसी के बारे में ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि नगरीय भूगोल नगर का बसाव स्थान, उसका प्रादुर्भाव तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है नगरीय भूगोल के अंदर। तो ये तो आ जाता है कौन सा, नगरीय भूगोल। अब आ जाता है अम्लैंड क्या है भाई, तो थोड़ा सा अम्लैंड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि अम्लैंड है क्या। तो देखिए अम्लैंड के अंदर यदि हम डिस्कस करना चाहें तो अम्लैंड बेसिकली जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भाई, अम्लैंड अम्लैंड जर्मन भाषा का क्या है, शब्द है, जिसका तात्पर्य यानी चारों ओर, किसी नगर के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है या जो प्रभावित क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र या इस क्षेत्र से क्या लेता है, यानी व्यापारिक क्षेत्र से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। ये जो प्रभाव क्षेत्र है उससे दूध भी आता है, उससे सब्जियां आती है, उससे यानी अनाज आता है। तो ये उसका जो यानी नगर के चारों ओर का जो प्रभाव क्षेत्र है वो बेसिकली क्या कहलाता है, अम्लैंड कहलाता है। और अम्लैंड जर्मन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य क्या होता है, जिसका तात्पर्य चारों ओर का क्षेत्र। चारों किसके, क्योंकि अपने नगरीय भूगोल का अध्ययन करते हैं तो नगर के चारों ओर का जो प्रभाव का क्षेत्र है बेसिकली वो क्या कहलाता है, अम्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो अम्लैंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आंद्रे एलेक्स अम्लैंड शब्द का प्रयोग आंद्रे एलेक्स के द्वारा यानी सर्वप्रथम कब किया गया भाई, यानी 1914 के अंदर अम्लैंड शब्द का प्रयोग आंद्रे एलेक्स के द्वारा किया गया, जिसका तात्पर्य नगर के चारों ओर का जो सांस्कृतिक क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र वाला जो नगर है, जो नई नई बस्तियां बसती है वो अम्लैंड क्षेत्र के अंदर आती है। और उसके बाद
व्हिटली ने भी 1939 में अम्लैंड को यानी परिभाषित किया। उसके बाद देखते हैं तो ग्रिफिथ टेलर ने भी 1949 में अम्लैंड को परिभाषित किया, और अम्लैंड को परिभाषित करते हुए अम्लैंड की परिभाषा भी यानी किसने दी है? ग्रिफिथ टेलर ने। तो ग्रिफिथ टेलर की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टेलर ने कहा कि अम्लैंड किसी भी नगर के चारों ओर का वह भाग है जिसके साथ उनका सांस्कृतिक संबंध होता है। तो अम्लैंड किसी नगर के चारों ओर का वह सांस्कृतिक क्षेत्र है जो उसके साथ संबंध रखता है। संबंध कैसा रखता है भाई? जैसे नगर है, नगर से यानी खुदरा व्यापार की वस्तुएं जाती है, यहाँ से सब्जियां दूध इस क्षेत्र के अंदर यानी केंद्रीय बाजार के अंदर आती है, और अनाज इससे आता है, और यहाँ दोनों का आपस में सांस्कृतिक संबंध हो जाता है, राजनीतिक संबंध हो जाता है, आर्थिक संबंध हो जाता है। तो ऐसे यानी नगर के चारों ओर के प्रभाव क्षेत्र जो सांस्कृतिक रूप से आपस में अंतर संबंधित होते हैं, क्योंकि वस्तुओं का आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है, तो ऐसा क्षेत्र को ग्रिफिथ टेलर ने अम्लैंड के रूप में परिभाषित किया है। इसके अलावा एक डेफिनेशन और है आर.एल. सिंह। तो आर.एल. सिंह भारतीय भूगोलवेता है, उन्होंने भी यानी इसको अम्लैंड को परिभाषित करते हुए कहा कि वह क्षेत्र जिसमें नगर व प्रदेश आपस में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से आपस में जुड़े हुए होते हैं वो अम्लैंड कहलाता है। यह वह क्षेत्र या नगर जो मुख्य रूप से किसी क्षेत्र से राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से आपस में अंतर संबंधित है या आपस में जुड़ा हुआ होता है, वो क्या है? अम्लैंड। ये आर.एल. सिंह ने कहा। तो इन्होंने तो क्या कहा ग्रिफिथ टेलर ने? सांस्कृतिक रूप से आपस में अंतर संबंधित होता है, तो वो तो अम्लैंड की डेफिनेशन होगी किसकी? यानी ग्रिफिथ टेलर की। कोई भी नगर यानी सांस्कृतिक रूप से अपने आसपास वाले क्षेत्रों से अंतर संबंधित होता है, वो तो ग्रिफिथ टेलर की परिभाषा होगी। यदि कोई नगर या कोई क्षेत्र राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से आपस में अंतर संबंधित होता है, तो वो डेफिनेशन किसकी होगी? आर.एल. सिंह की। तो ये डेफिनेशन होगी अम्लैंड की। तो अम्लैंड को हमने थोड़ा सा परिभाषित कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट अपने देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं कि इसके अंदर गंदी बस्ती से क्या तात्पर्य है। तो गंदी बस्ती के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि गंदी बस्ती की क्या विशेषताएं होती है। तो गंदी बस्ती बेसिकली देखें तो किसी भी नगर की प्रमुख रूप से एक ऐसे आवासीय क्षेत्र होता है जो सबसे अधिक तो बेसिकली क्या होगा? निर्धन होगा। निर्धन और गरीब लोग रहेंगे, झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रहेंगे, कच्चे मकान बनाकर रहेंगे, जिसके कारण वह पेयजल है, शुद्ध हवा की व्यवस्था है या अन्य जो सुविधाएं तंग संकड़ी गलियां होंगी, तो ऐसी जो यानी बस्तियां होती है वो गंदी बस्तियां हैं। जैसे बम्बई की धारावी बस्ती एक क्या है? स्लम्स है, जहां शिक्षा का स्तर लो होता है, वहां यानी कई अनैतिक कार्य वहां पर संपन्न होते हैं, वहां लोग कचरा बीनने का कार्य उस क्षेत्र के अंदर करते हैं, उनका जीवन बड़ा नारकीय होता है। तो ऐसी जो बस्तियां होती है वो गंदी बस्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो गंदी बस्तियों को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि गंदी बस्ती एक ऐसा आवास क्षेत्र है जिसमें सबसे अधिक क्या रहते हैं? निर्धन लोग रहते हैं, और इनके मकान बहुत ही कच्चे या स्लम्स के टाइप में होते हैं। इसके आवास क्षेत्र में स्वच्छ जल, पक्की सड़कें, नाली और जैसी सुविधाओं का थोड़ा अभाव रहता है। इस क्षेत्र के अंदर जन सेवाओं की उपलब्धता बहुत ही कम होती है। गंदी बस्तियां होने के कारण वहां यानी गंदी नाले
होंगे उस क्षेत्र के अंदर बीमारियों का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। एक छोटे से मकान के अंदर कई तहें बना दी जाती है। एक मकान, एक कमरे में 10 लोग रहते हैं, एक छोटा सा कमरा होता, तंग संकड़ी गलियां होती है और वहां एक साइकिल या ऐसा स्थिति गुजर सकती है। तो ऐसी जो यानी बस्तियां होती है वो गंदी बस्तियां, जिसको हम स्लम्स के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर अमूमन सभी बड़े नगरों में देखने को मिलती है, चाहे वो दिल्ली हो, बंबई हो, जयपुर हो, कलकत्ता हो, वहां स्लम्स देखने को मिलती हैं। वहां के लोगों का जीवन बड़ा ही नारकीय होता है, वहां की शिक्षा का स्तर बिल्कुल लो होता है और वो कचरा बीनने का कार्य या यानी कार्य प्रमुख रूप से ये लोग करते हैं। तो ये आ जाती है गंदी बस्ती। अब नेक्स्ट पर्सन पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि सन्न नगर क्या है और सन्न नगर को अपने परिभाषित करके देखेंगे कि सन्न नगर की क्या विशेषताएं पाई जाती है, उसका भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सन्न नगर एक अलग प्रकार की क्या होती है, भौगोलिक इकाई होती है। जैसे दो कोई बड़े नगर है, यानी एक नगर है, एक नगर के पास में कोई दूसरा नगर है, आसपास में विकसित हो जाता है, तो दो बड़े या कई बड़े नगर आपस में मिल जाते हैं, तो ऐसे जो बस्ती को बेसिकली सन्न नगर के नाम से जाना जाता है। तो सन्न नगर की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, जो यानी कंटिन्यूस माने सतत तथा अर्बन माने नगरीय, सतत रूप से फैला नगरीय क्षेत्र, यानी कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर जो फैला हुआ नगरीय क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, सन्न नगर के रूप में परिभाषित करते हैं। तो सन्न नगर का सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1915 के अंदर, 1915 में पैट्रिक गैंडिस। तो सन्न नगर की संकल्पना किसने दी, सर्वप्रथम 1915 में पैट्रिक गैंडिस ने दी और उसके बाद ममफोर्ड ने भी यानी सन्न नगर को परिभाषित करते हुए कहा एक बहुत बड़े नगर के बाहर की ओर सड़क के सहारे काफी दूर तक नगरीय विकास की प्रवृत्ति का पाया जाना सन्न नगर कहलाता है। इसी प्रकार भौगोलिक शब्दावली शब्दकोश के अनुसार भी सन्न नगर को परिभाषित किया गया। तो भौगोलिक शब्दकोश के अनुसार सन्न नगर को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि सन्न नगर नगरीय विकास से संबंधित क्षेत्र है। सन्न नगर यानी कोई नगर है, उसके चारों ओर विकास से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली सन्न नगर है। तो सन्न नगर नगरीय विकास से संबंधित क्षेत्र है जहां पर दो अलग अलग नगर एक दूसरे से जुड़े हुए मिलते हैं, जिसमें शिक्षा, व्यापार, उद्योग, अन्य व्यवसायिक कारण एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो यानी भौगोलिक शब्दकोश में और इसको विस्तृत कर दिया कि जैसे कोई नगर है, विस्तार होते होते पास का बड़ा एक उद्योग नगर है और उसके आसपास वो भी विस्तारित होता जाता है और आपस में मिल जाते हैं। जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद नगर है, वो आपस में क्या है यानी जुड़ गए हैं। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली सन्न नगर के नाम से जाना जाते हैं। जैसे अपना अयोध्या है, अयोध्या के पास में फैजाबाद है, तो अयोध्या और फैजाबाद लगभग आपस में मिल गए, वो सन्न नगर है। सन्न नगर का मैं एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे अपने राजस्थान के अंदर, हालांकि उसका एक छोटा प्रारूप है सन्न नगर का, जैसे अपना हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर यानी प्रॉपर हनुमानगढ़ के अंदर एक तो है हनुमानगढ़ जंक्शन और एक है हनुमानगढ़ टाउन। तो हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन दोनों यानी छोटे नगरों का विस्तार होते होते आपस में यानी लगभग मिल गए। बीच में एक नदी है घग्गर नदी, घग्गर नदी जो प्राचीन काल की सरस्वती नदी है। तो ये दोनों नगर आपस में मिल गए, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या कहलाता है, सन्न नगर कहलाता। तो सन्न नगर किसी भी नगर के यानी चारों ओर के विस्तारित क्षेत्र की जो कॉन्सेप्ट है उसको सन्न नगर कहते हैं। और सन्न नगर का विस्तार होते होते जब कोई दो बड़े नगर आपस में मिल जाएं तो उस कॉन्सेप्ट को ही बेसिकली सन्न नगर के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कौन से
यानी भौगोलिक शब्दावली के अनुसार। तो भौगोलिक शब्दावली के अंदर क्या कहा गया कि सन्नगर नगरीय विकास से संबंधित क्षेत्र है जहां पर दो नगर, अलग अलग नगर एक दूसरे से जुड़े हुए मिलते हैं, जिसमें शिक्षा, व्यापार, उद्योग, अन्य व्यवसायिक क्रियाओं के कारण एक दूसरे से मिल जाते हैं, जैसे फैजाबाद अयोध्या, सिकंदराबाद हैदराबाद, हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन, तो आपस में विस्तारित होते होते आपस में मिल जाते हैं। तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट है उसको बेसिकली सन्नगर कहलाता है। सन्नगर के अंदर किसी नगर के चारों ओर का विस्तार होता है, और विस्तार होते होते जब दो नगर आपस में मिल जाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है सन्नगर के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। नगरीय आकारिकी से क्या तात्पर्य है? भाई नगरीय आकारिकी से आप क्या समझते हैं? तो नगरीय आकारिकी भी मुख्य रूप से यदि हम देखें तो ग्रीक भाषा का जो शब्द है मार्को और लोजी, तो मार्को का मतलब आकार और लोगो का मतलब है विवरण, यानी आकार के अनुसार स्वरूप का वितरण, या यूं कह सकते हैं नगरीय आकारिकी के अंदर नगर का जो तंत्र होता है, नगरीय आकारिकी के अंदर नगर का जो तंत्र जिसका विस्तार होता है उसका संरचनात्मक स्वरूप कैसा है नगर का, या इसके अंदर उसकी कार्यात्मक योजनाओं की विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। यानी नगरीय आकारिकी के अंदर नगर का तंत्र, यानी वो कितने सेक्टर कितने वार्डों में फैला हुआ है, उसका रचनात्मक स्वरूप कैसा है, उसके अंदर कार्यात्मक योजनाएं जो बनाई जाती है वो बेसिकली नगरीय आकारिकी कहलाती है। तो नगरीय आकारिकी के अंदर यानी एक डेफिनेशन भी दी गई है, यानी भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार। तो भूगोल परिभाषा कोश में नगरीय आकारिकी को इस प्रकार परिभाषित किया गया कि नगरीय आकारिकी यानी नगरीय आकारिकी के अंतर्गत नगर का जो प्रारूप कैसा है, उसकी प्रारूप कैसा है नगर का, उसके अंदर नगर की आवृत्ति कैसी है, नगर की आकृति उसके अंदर कैसी है, या इसके अंदर उसका योजनाबद्ध क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। भी नगरीय आकारिकी में उसका आकार कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, और उसके अंदर उसकी प्लानिंग से संबंधित सारी की सारी कार्य योजनाएं नगरीय आकारिकी में की जाती है। नगर का आकार, उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए नगरीय आकारिकी को अपनाया जाता है। तो ये हो जाता है नगरीय आकारिकी। और नगरीय आकारिकी की एक डेफिनेशन वो देखते हैं। नगरीय आकारिकी की डेफिनेशन है ई डिकिंसन के अनुसार। तो ई डिकिंसन ने नगरीय आकारिकी को परिभाषित करते हुए कहा कि नगरीय आकारिकी नगरीय अधिवास की योजना है। नगरीय आकारिकी नगर की जो अधिवास होते हैं, जो बस्तियां होती हैं, उसके विकास की एक क्या है, यानी योजना है। उनके ढांचे से संबंधित, उसकी उत्पत्ति से संबंधित, उनके कार्यों के संदर्भ में क्या किया जाता है, व्याख्या की जाती है। तो सीधी सी बात है, नगर के आकार, उसकी संरचना, उसके स्वरूप का अध्ययन नगरीय आकारिकी के अंदर हम प्रमुख रूप से करते हैं। उसके बाद 8वें क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं, और 8वें क्वेश्चन के अंदर देखें तो इसके अंदर नगरीय आकारिकी के स्वरूप का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो नगरीय केंद्रों का वितरण, तो नगरीय केंद्र क्या है उनका बारे में देख लेते हैं कि वो क्षेत्र जिनका जनसंख्या घनत्व उसके आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक हो, जहां मानवीय सुविधाएं उपलब्धता प्रचुर मात्रा में हो, शहरी क्षेत्र कहलाते हैं। और शहरी क्षेत्र में कस्बा, नगर आदि को शामिल किया जाती है। तो नगर केंद्र के अंदर यानी पर्टिकुलर रूप से उस क्षेत्र के अंदर नगर की जनसंख्या, उसका घनत्व है, और वहां जो मानवीय संसाधन उनका अध्ययन प्रमुख रूप से यानी इसके अंदर किया जाता है। उसमें प्रचुर मात्रा में उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है। तो शहरी क्षेत्र कहलाता है। शहरी क्षेत्र में शहर भी हो सकता है, कस्बा भी हो सकता है, पर ग्रामीण क्षेत्र गांव या अर्ध ग्राम को
नगर केंद्रों के अंदर शामिल नहीं किया जाता। तो नगर केंद्र के अंदर यानी कई कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे 10 लाख से अधिक महानगर, 10 से 1 लाख तक, फिर क्या 50,000 से अधिक, फिर 49,000 से 19,999 तक, 19,999 से यानी 10,000 तक, 10,000 से लगभग 5,999 तक। तो यानी नगरों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत इसके अंदर किया गया है। तो ये तो क्या गया नगर केंद्रों का वितरण। इसके बाद 9वें क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। पृष्ठ प्रदेश क्या है? पृष्ठ प्रदेश के अंदर देखें तो पृष्ठ प्रदेश की एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यानी वैसे देखें तो ये पृष्ठ प्रदेश का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रमुख रूप से कहां से आया भाई? यूरोपीय शब्द है ये पृष्ठ प्रदेश, जिसका प्रयोग यानी प्रमुख रूप से कोई क्षेत्र है, कोई नगर है तटवर्ती, उस नगरवर्ती तट का बंदरगाह के आसपास वाले क्षेत्रों से जो कच्चा माल लेके आता है उसके लिए पृष्ठ प्रदेश का प्रयोग किया गया। उसके बाद यही कॉन्सेप्ट नगरीय भूगोल के अंदर आ गया। जब कोई नगर है, नगर अपने आसपास के दायरे के अंदर यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को ग्रहण करता है और उसको प्रदान भी करता है, तो उस क्षेत्र का वो पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। उस नगर का वो पृष्ठ प्रदेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो पृष्ठ प्रदेश के अंदर देखें तो नगरों के प्रभाव क्षेत्र के लिए पृष्ठ प्रदेश का प्रयोग किया जाता है, जहां माल का आदान प्रदान किया जाता है और इस दृष्टि से नगरीय बस्ती अपना हिटलैंड रखती है। यानी इसको क्या कहेंगे? हिटलैंड, जो उसका प्रभाव क्षेत्र होता है, जो कच्चे माल का आदान प्रदान करते हैं। जैसे नगर है, नगर को गेहूं लेनी है तो उनके आसपास वाले जो क्षेत्र है, गांव है, वहां से वो लेगा, या उसके प्रभाव वाले क्षेत्र के अंदर गोदाम है वहां से वो ले लेगा। तो वो क्षेत्र उस नगर का प्रभाव क्षेत्र कहलाता है और उस क्षेत्र को हिटलैंड के रूप में भी परिभाषित किया गया है। तो आज का हम अंतिम प्रश्न अपने देखते हैं कि नगरीकरण से क्या तात्पर्य है। तो किसी भी यानी ग्रामीण प्रधान समाज का यानी नगरीय समाज के रूप में रूपांतरित होने की जो प्रक्रिया है वो नगरीकरण कहलाती है। जैसे शिक्षा है, मनोरंजन है, स्वास्थ्य सुविधाओं की यानी उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों के अंदर यानी अपने आवास बना लेते हैं और उस आवास की जो प्रक्रिया है वो नगरीकरण है। तो पिछले कुछ दशाब्दियों में नगरीकरण द्रुत गति से बढ़ता जा रहा है। जैसे 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो 31 पॉइंट यानी लगभग 31.32% आबादी शहरों में निवास करती है, जो उससे पूर्व लगभग 27% थी। तो नगरीकरण का विस्तार द्रुत गति से बढ़ता जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण यानी नगरीय क्षेत्र की जो चकाचौंध है उनका वहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, मनोरंजन के साधनों के लिए, इनके कारण क्या है? नगरीकरण यानी का विस्तार हो रहा है। तो नगरीकरण 2 नंबर का प्रश्न आए तो किस प्रकार परिभाषित करना है कि किसी ग्राम प्रधान समाज का नगरीय समाज के रूप में जो रूपांतरण की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली नगरीकरण कहलाती है। और नगरीकरण के अंदर नगरीय अधिवासों में रहने वाले लोगों की संख्या के अंदर क्या होगी? जैसे कोई नगर है, नगर में ये आवास थे, बाहरी क्षेत्र से 2-4 आवास और बन गए, जिसके कारण क्या है? उस नगर की क्या बन जाएगी? जनसंख्या के अंदर वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा नगरीय अधिवासों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या प्रतिशत के अंदर भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है। अब ये जो वीडियो काफी लंबा हो गया है, अगले जो प्रश्न है हम इसके दूसरे पार्ट के अंदर इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मैं विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन प्रश्नों को आप लिखें और उनका प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।